नया चैप्टर स्टार्ट करें, डेप्रिसिएशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस एज वेल एज ऑफ योर लाइफ। ठीक है, ये चैप्टर आपको 11 में ही नहीं 12th में भी काम आएगा, हायर स्टडीज में भी काम आएगा। मतलब जब जब आप अकाउंट्स के बारे में पढ़ोगे या बिजनेस के अंदर में कुछ भी करोगे, डेप्रिसिएशन तो होगा ही होगा वहां। ठीक है, विदाउट डेप्रिसिएशन कुछ है ही नहीं। इवन आवर लाइफ इज ऑल्सो डेप्रिशिएटिंग डे बाई डे। धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है हम लोग। ठीक है, लेकिन लाइफ में देखे तो ऐसे डेप्रिशिएट नहीं बोलता, कोई बोलता है अप्रिशिएट हो रहा है। भाई हम लोग एक्सपीरियंस तो गेन कर रहे हैं, उम्र के साथ साथ बुद्धि तो बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन उम्र तो कम ही हो रहा है ना, राइट। तो डेप्रिसिएशन का चैप्टर अपने को चाहिएगा ही चाहिएगा। डेप्रिसिएशन टर्म जर्नल में कहीं तो सीखा था। डेप्रिसिएशन क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? टेंजिबल एसेट का वैल्यू जब कम हो जाता है तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, विल टॉक अबाउट पूरा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के अंदर में जैसे हमने कोई एक मशीनरी खरीदा, ठीक है, आज आपने एक मशीन परचेज किया है 10 लाख का, क्या एक हफ्ते के बाद उसका वैल्यू 10 लाख रहेगा क्या? हम मार्केट में बेचने जाएंगे तो क्या होगा, उसका वैल्यू कम हो चुका होगा। सपोज हमने एक नया फोन खरीदा, सपोज हमारा एक सुंदर सा शोरूम है, हमने एक टैब खरीदा, एप्पल का टैब खरीदा, ठीक है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए उसमें। नाउ आफ्टर 1 मंथ इफ हम लोग उसको सेल करने जाए तो क्या हमें 1 लाख या उससे ज्यादा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्या होगा, उससे कम ही मिलने वाला है। आपने अपने लिए पर्सनल कुछ एक्टिवा परचेज करी, एक्टिवा परचेज करी, 2 दिन 4 दिन चलाया, 2 महीना चलाया, 6 महीना चलाया, राइट। आफ्टर दैट यू वांट टू रीसेल इट, क्या उसको उतना ही वैल्यू मिलेगा जितने में आपने खरीदा है? कभी भी नहीं मिलेगा ना, कुछ कम हो जाता है ना। वो कम होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि यूज, विथ कंटिन्यूअस यूज चीजें का वैल्यू कम हो जाता है, या फिर समय के साथ पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, या फिर कोई नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है, नया टेक्नोलॉजी आ चुका है तो पुराना टेक्नोलॉजी क्या होगा, ऑब्सोल्यूट हो जाएगा। तो बहुत सारा रीजन है कोई भी टेंजिबल एसेट्स का वैल्यू कम होने के लिए। इज इट क्लियर? फिर पूरा चैप्टर ओवरऑल हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखना है और उसका अकाउंटिंग सीखना है। ठीक है, इससे पहले जब हमने चैप्टर्स किए तो वहां पे लेजर अकाउंट बनाया था। इज इट क्लियर? अब यहां पे एक चीज समझना, व्हेन आई से डेप्रिसिएशन, यहां पे 2 चीज कनेक्ट हो रहा है। एक हम बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, बट फिक्स्ड एसेट्स भी कौन सा? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। इज इट क्लियर? और इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसी का जब वैल्यू डिक्रीज होता है तो हम उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू कम होता है तो उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, राइट। तो इसका मतलब इस चैप्टर में अपने को ये 2 लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में आपको ये लेजर अकाउंट सीखना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट मेरा एसेट हो गया, यानी मैं इसका जब लेजर बनाऊंगा, मैं यदि फिक्स्ड एसेट्स के लेजर के बारे में समझने की कोशिश करूं तो क्या है, फिक्स्ड एसेट्स इज एन एसेट। तो जर्नल का रूल क्या बोलता है, मॉडर्न अप्रोच, एसेट बढ़ने से क्या करना है, डेबिट, और एसेट्स कम होने से क्रेडिट करते हैं। तो लेजर में भी तो वही रूल लगेगा ना। जब आप इसका लेजर बनाओगे, लेजर टी शेप बनता है, एक तुम्हारा डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड। जब जब एसेट का वैल्यू, फिक्स एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, अब बिजनेस में फिक्स एसेट्स का वैल्यू, फिक्स एसेट्स कैसे बढ़ेगा, बढ़ेगा कैसे ये फिक्स एसेट्स? जब हम खरीदने से, एकदम लॉजिकल, इतना दिमाग मत लगाओ कि बहुत अनोखा पूछ लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिक्स एसेट्स कैसे बढ़ेगा बिजनेस में, जब हम परचेज करेंगे, राइट। कम कब होगा, पहला तो यूज करने से उसका वैल्यू कम हो रहा होगा, डेप्रिसिएट हो रहा होगा, राइट।
या फिर हम बेच दे, उसको बेच दे या फिर बिजनेस से फेंक दे। हर टाइम हम बेचे जरूरी थोड़ी है। बहुत बार हमारे पास बहुत सारी एसेट्स होती है, हम ऐसे ही गिरा देते हैं ना, भंगार वाले को देते हैं या ऐसे ही रद्दी में फेंक देते हैं, ठीक है। एंड समटाइम्स इफ थोड़ी सी वैल्यूबल है तो हम उसके लिए एक बायर सर्च करते हैं और उस जेन्युइन बायर को अपन क्या करते हैं, रीसेल कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो यानी एसेट्स जब भी बढ़ेगा तो मेरा जर्नल का रूल क्या बोलता है, एसेट्स बढ़ने से डेबिट करना है या क्रेडिट? डेबिट। यानी जब जब इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करते हैं, और एसेट्स जब जब डिक्रीज होगा तो अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेजर का रूल तो यही था, जर्नल का जैसा है वैसे ही लेजर में करते हैं हम, राइट। इंक्रीज होने का रीजन क्या हो सकता है, खरीदना। परचेज करने से हमारा एसेट्स बढ़ रहा है बिजनेस में। कम कब कब होता है, यूज करने से, एंड दूसरा सेल करने से। तो डिस्कार्ड कर देंगे हम। डिस्कार्ड करना इज ऑल्सो बेचना टाइप, वहां पे हमने जीरो वैल्यू में बेच दिया। कभी होता है हम किसी को बेचते हैं अगेंस्ट द कंसिडरेशन, हम अपना एसेट देंगे और बदले में पैसा लेंगे चाहे कितना भी लो, और कभी कभी हम ऐसे ही दे देते हैं। ऐसे देना इज इक्वल्स टू सेल ओनली एट जीरो वैल्यू, मतलब उसको हम लोग डिस्कार्ड करना बोलते हैं या फिर स्क्रैप्ड करना बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी मेरे बिजनेस से जाएगा ही। क्लियर है? अब तुम लैपटॉप से कैसे ज्वाइन करो, पहले ही पूछ लेता रहा। आज तो चला लो, नेक्स्ट क्लास से पहले पूछ लेना, ठीक है। तो यहां तक समझ में फिक्स एसेट्स का लेजर कैसे बनेगा, क्योंकि आपने लेजर वाले चैप्टर में मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट वगैरह बनाया था ना, तो जब जब इंक्रीज हो रहा था डेबिट साइड, डिक्रीज होने से क्रेडिट साइड। सिमिलरली डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन आपने जर्नल में डेप्रीसिएशन का एंट्री सीखा था। डेप्रीसिएशन क्या है, इट्स एन एसेट, इट्स एन लायबिलिटी, इट्स एन इनकम और एन एक्सपेंस। इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। और नॉमिन गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ अकाउंट्स की बात करूं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या है, एक्सपेंस है। अरे पर्सनल में सारे नेम्स आते हैं, रियल में एसेट्स आती है, और नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। तो अभी तो आपने बोला डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। व्हाई नॉन कैश एक्सपेंस, व्हाई नॉन कैश एक्सपेंस? क्योंकि बिजनेस से पैसा जा नहीं रहा है, खर्चा तो हो रहा है, एसेट का वैल्यू कम तो हो रहा है, बिजनेस के लिए नुकसान तो है, बट इससे कोई पैसा नहीं जा रहा है। जैसे रेंट, जब आप रेंट का एंट्री सीखे थे जर्नल में तो उसमें क्या हो रहा था, आउटफ्लो ऑफ मनी था, पैसा हम पे कर रहे थे लैंडलॉर्ड को, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक करते थे। लेकिन जब डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री सीखा तो वहां क्या था, डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, जो भी फिक्स्ड एसेट्स का नाम होगा। डेप्रिसिएशन इसलिए डेबिट किया बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, और फिक्स्ड एसेट्स, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो इसलिए क्रेडिट किया, राइट। बट उसमें कहीं पैसा गया क्या, पैसा तो नहीं गया। सो डेप्रिसिएशन तुम्हारे लिए क्या, एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो एक बात बताओ, लेजर के चैप्टर में जब आप एक्सपेंस का लेजर बना रहे थे, मेरा अकाउंटिंग का रूल्स चाहे गोल्डन हो चाहे मॉडर्न अप्रोच हो, एक्सपेंस बढ़ने से हम डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, डेबिट, और एक्सपेंस कम होने से क्रेडिट करते हैं, राइट। तो जब मुझे इसका लेजर बनाना है, और फिर आपने एक ओपनिंग एंट्री सीखा था, ओपनिंग एंट्री सीखा था ना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, डिफरेंस वाज ट्रीटेड एज गुडविल और कैपिटल, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर को गुडविल या कैपिटल मानते हैं। वैसे ही जब हमने नेचर ऑफ अकाउंट्स या लेजर में मैंने आपको बोला था कि एक कैटेगरी ऑफ लेजर कभी भी बैलेंस नहीं होंगे, क्लोज होंगे। यस, एक्सपेंसेस एंड इनकम के लेजर, नॉमिनल नेचर के जितने भी लेजर होते हैं हमने उसको बैलेंस नहीं किया था, जस्ट टोटल मार्केट छोड़ दिया था ना। जितने भी एक्सपेंसेस के अकाउंट थे, जितने भी इनकम के अकाउंट थे, क्या हम टोटल कर रहे थे, टोटल कर रहे थे, बैलेंस नहीं कर रहे थे। वेयर एज पर्सनल और रियल नेचर आप क्या कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे। वी वर यूजिंग
टू बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस सीडी एंड देन उसको ब्रॉट डाउन भी करते थे। तो सिंस इट इज एन एक्सपेंस, ये क्लोज करना पड़ेगा। एक्सपेंस अल्टीमेटली क्लोज करने का मतलब क्या? while calculating net profit of a business, नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? यदि तुम्हें अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकालना है तो तुम क्या करोगे? उसके लिए एकदम नॉर्मल लेमैन नेट प्रॉफिट निकाल के लिए क्या करोगे? किस इनकम में से एक्सपेंस माइनस करोगे? टोटल इनकम ऑफ अ बिजनेस माइनस टोटल एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस फॉर दैट ईयर, दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट ना, राइट? यानी इनकम में से एक्सपेंस माइनस करना। इज इट क्लियर? एकदम फंडामेंटल क्लास में आपने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेफिनेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। वहां पे एक पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाई वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? to ascertain net profit or net loss, right? और net profit net loss निकालते कैसे? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। यानी मेरे बिजनेस के जितने भी खर्चे, जितने भी एक्सपेंसेस है वो कहां चले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वहां मैं अपनी इनकम को लिखूंगा एक साइड एक्सपेंसेस को लिखूंगा, तो इनकम माइनस एक्सपेंस ऑटोमेटिकली मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा ना। क्लियर है? तो सिमिलरली डेप्रिसिएशन का अकाउंट है। अब ये लेजर कैसे बनेगा? इसका एक डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, राइट? इसमें इंक्रीज डिक्रीज का कोई पंगा ही नहीं है, क्योंकि जब भी खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, तो किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे हम? इसी तरफ रिकॉर्ड करेंगे ना। और लास्ट में मुझे इसको क्या कर देना है? क्लोज कर देना है। ऑल द एक्सपेंस अकाउंट आर क्लोज्ड, वेयर एज पर्सनल और रियल नेचर क्या करते थे अपन? बैलेंस। जैसे फिक्स एसेट्स अकाउंट है, फिक्स एसेट्स अकाउंट आप क्या करोगे? बैलेंस करोगे। यहां हम लिख देंगे बैलेंस वैल्यू, है ना? जो भी बैलेंस सीडी आएगा वो आ जाता है ना इस तरफ। लेकिन क्या एक्सपेंस अकाउंट में ऐसा सीखा था क्या? वहां तो बैलेंसिंग नहीं होता है, उसको मुझे क्या करना है? क्लोज करना है, राइट? तो क्लोज कैसे करेंगे? एक्सपेंस होगा डेप्रिसिएशन का तो डेबिट साइड, क्योंकि एक्सपेंस होने से डेबिट करना है। अब क्लोज करने के लिए इधर एक टोटल आ रहा होगा ना डेबिट साइड में, क्लोज करने के लिए सेम वैल्यू मुझे वहां लिखना है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया एक्सपेंसेस कहां चले जाते हैं? एक्सपेंसेस हम लोग कहां कंसीडर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। दैट्स व्हाई ये जो लेजर है डेप्रिसिएशन का, जितना भी पूरा साल में डेप्रिसिएशन का खर्चा हुआ है, दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उससे अपन क्लोज कर देंगे। डेबिट साइड में सारा खर्चा लिखा, क्रेडिट साइड में जो भी होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके हम इस लेजर को क्लोज कर देंगे एंड दोनों साइड का टोटल मैच हो जाएगा। अभी तक लेजर के चैप्टर में आपने सिर्फ वन साइड टोटल मारा था, टोटल मार के छोड़ देते थे, बट अब अपन क्या करेंगे? एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज करना भी सीख रहे हैं। इज इट क्लियर? यहाँ पे मुझे इसी लेजर का काम है तो मैं सिर्फ इसी के बारे में सिखा रहा हूं। यहां तक थोड़ा बहुत समझ में आया कि डेप्रिसिएशन के साथ क्या होगा और फिक्स्ड एसेट्स के साथ क्या होगा? अभी तक हमने कोई मेथड, कोई कैलकुलेशन नहीं किया। इज इट क्लियर? हाँ, मतलब अभी तक हम लोग एक्सपेंस का लेजर को क्लोज नहीं, मतलब बैलेंस नहीं करता था, लेकिन अब से हम लोग बैलेंस करेंगे और उधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, अब से अपन क्लोज करेंगे, दोनों साइड के टोटल को मैच करेंगे। बैलेंस नहीं करेंगे, लेकिन जो टोटल उधर आ रहा है वही टोटल हाँ उस तरफ पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे उसको पूरा। और पहले अपन सिर्फ टोटल, हाँ, पहले सिर्फ अपन टोटल कर रहे थे, वहां पे हमने अभी तक क्लोजिंग एंट्री सीखा नहीं था। तो कुल मिला के अभी आपने क्या एंट्री सीख लिया पता है? क्लोजिंग एंट्री सीखा है, डेप्रिसिएशन को क्लोज करने का एंट्री। डेबिट साइड में क्या हम वर्ड टू यूज करते हैं और क्रेडिट साइड में बाई वर्ड यूज करते हैं ना। तो कैन यू नाउ टेल मी द क्लोजिंग एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन? टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तभी तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में तुमने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया? दिस इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन। थोड़ा बहुत भी ओवरव्यू समझ में आएगा चलेगा, सारा नोट्स तो लिखेंगे, ठीक है? वर्बली डिस्कस करते करते जितना तुम पढ़ लोगे ना अपने अंदर कैप्चुलेट, समझ लेना हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस में ऐसी कहानियां ही चली,
ठीक है, नोट्स लिखना है अपन लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी कहीं ना कहीं क्लोजिंग एंट्री समझ में आया थोड़ा बहुत, कि हम लोग डेप्रिसिएशन का जब एंट्री करना सीखे थे तो क्या था, डेप्रिसिएशन का नॉर्मल एंट्री क्या था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, राइट। आपने डेप्रिसिएशन डेबिट किया था, अब उसको क्लोज करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, तो ऊपर डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां जाके क्लोज हो जाएगा वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन को कैसे क्लोज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डेप्रिसिएशन हाँ, फिक्स एसेट्स का, हाँ फिक्स एसेट्स का। तो यानी आपने कुछ कुछ जर्नल एंट्री तो सीख रखी है, पहले आप मेरे को ना जर्नल ही रिवाइज करवा दो। जब हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, जब हम फिक्स एसेट्स तुरंत इमीडिएटली कैश देके या फिर चेक देके, दोनों में से कुछ एक होगा, या ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे, जीपे वगैरह करेंगे, जब आप बिजनेस में परचेज करते हो फिक्स एसेट्स, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, पहला बात है परचेज अकाउंट टर्म यूज नहीं करोगे। हाँ, परचेज कब यूज होता था, जब गुड्स खरीदते तब। अभी हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस के लिए एसेट खरीद रहे हैं, राइट। फिक्स एसेट्स हम किसको बोलते हैं बिजनेस में, जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, राइट, या जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस को कम करे, उसको मैं फिक्स एसेट्स बोलता हूं, राइट। जो मैं एक साल से ज्यादा के लिए बिजनेस में यूज करूंगा और जिससे मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले, उसको हम फिक्स एसेट्स बोलते हैं। या जो मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाए, जो मेरी कमाई को बढ़ाएगा, उसको अपन फिक्स एसेट्स बोलते हैं। जैसे बिजनेस का फर्नीचर, ठीक है, बिजनेस में एसी खरीदा या फिर मशीनरी परचेज किया, दीज आर ऑल फिक्स एसेट्स फॉर अ बिजनेस। क्लियर है, तो क्या एंट्री होगा, चलो ये एंट्री तो तुम लोग को आता है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश है तो कैश, या फिर नॉर्मली तो इट्स अ हाई वैल्यू, फिक्स एसेट्स एक बड़ी अमाउंट का सामान होता है, राइट। तो हम लोग कैश से नहीं करते, 10,000 से ऊपर का जो भी ट्रांजेक्शन है वी डू फ्रॉम द बैंक, राइट। तो बैंक आ जाएगा, नरेशन being asset purchased, अब कल को आपने ये एसेट क्रेडिट में खरीदा होता तो क्या एंट्री होता, उधार में खरीदा होता, जिससे खरीदा उसको बोला कि भैया हम 1 महीना बाद पेमेंट करेंगे या 2 महीना बाद पेमेंट करेंगे, तब क्या होता, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, जिससे खरीदा उसका नाम आ जाता। इज इट क्लियर, तो बस ऐसे नॉर्मली कैश लिख दिया, ये क्रेडिट में होता तो क्या करते, फॉर कैश, या फिर क्रेडिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में होता तो क्या लिखते हैं यहां, उसका नाम, जो भी क्रेडिटर होगा उसका नाम, सप्लायर का नाम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आपने एक दुकान से एक मशीनरी खरीदा 40,000 का, एंड अलग से 10,000 का इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पे किया, राइट। 40,000 का मशीन परचेज किया, 10,000 का इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, व्हाट विल बी योर जर्नल एंट्री, किस वैल्यू से, 50,000, ये क्लियर है ना। यानी जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं, जब तक फिक्स्ड एसेट पुट टू यूज नहीं होगा, तब तक का सारा एक्सपेंसेस आप क्या करोगे, एसेट की कॉस्ट में ही ऐड करोगे ना। इज इट क्लियर, जैसे 40,000 का मशीनरी खरीदा, 10,000 उसका इंस्टॉलेशन था, तो हम अपने बुक्स में मशीनरी को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, 50,000। क्लियर है। सपोज आपने 10 लाख रुपीस का लैंड परचेज किया, ठीक है, 10 लाख रुपीस का लैंड परचेज किया है, उस पे 50,000 रुपीस का स्टाम्प ड्यूटी लगा, रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, 50,000 का रजिस्ट्रेशन फीस लगा, एंड 10,000 रुपीस का ब्रोकरेज लगा, कमीशन, ठीक है। कितना का लैंड परचेज किया, 10 लाख, रजिस्ट्रेशन फीस
50,000, ब्रोकरेज 10,000। आप अपने बुक्स में लैंड को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? 10,60,000, राइट? क्योंकि वो सारा एक्सपेंसेस लैंड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? वहां कोई पंगा नहीं है। यानी ये अपने को आइडिया है कि जब भी फिक्स एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं, जब तक फिक्स एसेट्स पुट टू यूज नहीं होगा, उसका सारा खर्चा हम क्या करेंगे? एसेट की कॉस्ट में ही ऐड करेंगे। ये क्लियर है? यहां पे किसी को कोई डाउट है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। यानी आपको एसेट परचेज करने का एंट्री तो आता है। फिर आपने मेरे को एक एंट्री और बताया डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, ये एंट्री भी सीखा था जर्नल में अपन ने। इसका एंट्री क्या था? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट सिंस इट इज एन एक्सपेंस, और एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। आपने तो अभी तक यही एंट्री सीखा है। Being asset depreciated, ठीक है, वेरी गुड। और अभी अभी मैंने आपको एक नया एंट्री सिखाया, क्लोजिंग एंट्री, है ना? एक बात बताओ, ये क्लोजिंग एंट्री हम पास कब करते हैं? बिजनेस में ये क्लोजिंग एंट्री कब पास किया जाता है? बिजनेस में ये क्लोजिंग एंट्री कब पास करते हैं? जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा होता है, यानी 31st ऑफ मार्च, और इफ यू आर फॉलोइंग ए कैलेंडर ईयर तो 31st दिसंबर, राइट? ओपनिंग एंट्री कब पास करते हैं? इफ कैलेंडर ईयर है तो 1st जनवरी, और फाइनेंशियल ईयर है तो 1st ऑफ अप्रैल। इज इट क्लियर? क्या आपको आइडेंटिफाई करना आता है कि कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है? देखो, इफ ईयर्स इस तरीके से लिखा हुआ है 2020, 2021, 2022, इफ ईयर्स को इस तरीके से लिखे, इट मींस इट इज अ कैलेंडर ईयर। इट मींस इट इज अ कैलेंडर ईयर। 1st जनवरी को स्टार्ट होता है, 31st दिसंबर को खत्म होता है। बट मैं ईयर्स को इस तरीके से लिख दूं, इट मींस इट इज अ फाइनेंशियल ईयर। 2019 में स्टार्ट हुआ है, 2020 में खत्म होगा। और 2019 कौन सा मंथ में स्टार्ट हुआ है? 1st अप्रैल। 1st अप्रैल को स्टार्ट हुआ है और एंड कब होगा? 31st मार्च 20 को। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो जब आपके पास इस तरीके से ईयर्स होगा, इट मींस क्वेश्चन इज ऑफ कैलेंडर ईयर, और इस तरह से होगा तो फाइनेंशियल ईयर। यहां तक क्लियर है? तो क्लोजिंग एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन हम कब पास करते हैं? ईयर एंड में। ईयर एंड में 31st मार्च और 31st दिसंबर पास करना ही होगा। एनी हाउ पास करना ही होगा। इज इट क्लियर? ये दो ही डेट में होगा, या तो 31st दिसंबर को या फिर 31st मार्च को। क्या एंट्री होगा? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to depreciation account being amount transferred। इस 3 जर्नल एंट्री में कोई डाउट है क्या? बिकॉज जर्नल क्लियर होगा तभी लेजर पोस्टिंग समझ में आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, ये जो क्लोजिंग एंट्री आप बोला, हाँ, ये एक पर्टिकुलर लेजर पे है ना? हाँ, सिर्फ इस डेप्रिसिएशन को क्लोज करने के लिए बताया मैंने। नॉट होल ईयर्स ट्रांजैक्शन। होल ईयर ट्रांजैक्शंस क्लोज होते हैं, बाकी सारे एक्सपेंसेस भी इसी तरीके से क्लोज होते हैं। बट यहाँ पे मेरे को सिर्फ डेप्रिसिएशन से मतलब है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में मेरे लिए खर्चा क्या है? डेप्रिसिएशन। तो मैंने सिर्फ उसकी क्लोजिंग एंट्री बताई। क्लियर है? इस 3 एंट्री में किसी को डाउट नहीं?
तो अब एक चीज बताना मुझे, ये मेरा एग्जांपल नंबर 1 है। सपोज 1 जनवरी पकड़ लेता हूं मैं, 24, 31 मार्च 25, ये ईयर है एक, ठीक है। दिस इज 1 कैलेंडर ईयर। आपने क्या किया, 1 जनवरी को एक मशीन परचेज किया, उसको मैंने नाम दे दिया M1, ठीक है। एक मशीन परचेज किया। मुझे ये बताओ डेप्रिसिएशन का डेट, अच्छा इसको दिसंबर करना है, मुझे ये बताओ डेप्रिसिएशन का डेट क्या होगा। इस दिन तो हमने क्या किया है, हमने परचेज किया। डेप्रिसिएशन का डेट कौन सा होगा, ये हमेशा ईयर एंड पे होगा, है ना। ईयर एंड में डेप्रिशिएट करोगे, तो जब आप ईयर एंड में इस एसेट को कम करोगे तो कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, पूरे 12 महीना का लगेगा। यहां पे हम डेप्रिशिएट करेंगे कितने मंथ्स का, पूरा 12 मंथ्स का लगेगा M1 पे। कोई वैल्यूज नहीं ले रहा हूं, पहले ये समझना जरूरी है किस एसेट्स पे कितना ड्यूरेशन का डेप्रिसिएशन लगता है। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, फर्स्ट जनवरी 23, 31 दिसंबर 23, ये एक ईयर हो गया। फिर और एक हो गया 31 दिसंबर 24, राइट। अब क्या किया, आपने इधर एक M1 परचेज की इस डेट पे, फिर आपने फर्स्ट अप्रैल 23 को और एक मशीन खरीदा जिसको मैंने नाम दे दिया M2। यहां पे और एक हमने परचेज किया। मुझे ये बताओ डेप्रिसिएशन का डेट क्या होगा, डेप्रिसिएशन का डेट कौन सा होगा, हाउ कम डेट ऑफ परचेज, अभी तो बताया डेप्रिसिएशन कब करते हैं हम, ईयर एंड में, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर एंड में, क्लोजिंग है तो ईयर एंड में होगा। अब मुझे इस डेट में डेप्रिशिएट करना है, राइट। मुझे ये बताओ M1 को कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, आपने बिजनेस में कितने मंथ्स तक का डेप्रिसिएशन लगाओगे, पूरा 12 महीना। M2 के लिए कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, श्योर 12 महीना नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास था ही नहीं जैन फेब मार्च 3 महीना, तो हम उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे क्लेम कर सकते हैं। हमारे लिए कोई चीज का वैल्यू कब से कम होता है, जब हम उसको खरीद लेते हैं, उस डेट से लेके जितना दिन तक हमारे पास रहेगा उतना दिन ही हमने यूज किया होगा। इज इट क्लियर, ये ध्यान होना बहुत जरूरी, बिकॉज क्या होता है ईयर एंड में कैलकुलेशन में आप यही गड़बड़ी करते हो। इज इट क्लियर, ये समझ में आया। तो M2 पे कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, 9 मंथ्स का। वाई 8 मंथ्स, अप्रैल भी तो काउंट होगा। 1 अप्रैल में खरीदा आपने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरा दिसंबर भी तो काउंट होगा। यहां तक क्लियर है। मुझे नेक्स्ट डेप्रिसिएशन डेट बताओ, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन डेट बताओ, अगला साल। अब ये साल तो खत्म, एक साल खत्म होते ही मुझे क्या करना होता है, उस साल के लेजर्स को बैलेंस या फिर क्लोज करना होगा, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से स्टार्ट कर लेंगे। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट हम डेप्रिसिएशन कब करेंगे इस डेट में, जब आप 31 दिसंबर 24 को फिर से अगेन डेप्रिशिएट करोगे। अब मुझे बताओ M1 को कितना ड्यूरेशन के लिए डेप्रिशिएट करोगे,
एक ने बोला 24 कुछ ने, और कुछ बोल रहे हैं 12 महीना। अरे भाई जो पिछला साल जा चुका अब उसको क्यों और डेप्रिशिएट करोगे? वो 12 महीना का तो डेप्रिशिएट हो गया ना। अब तुम्हारे पास इस डेट में जो वैल्यू होगा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर वही तो तुम यूज कर रहे होंगे। तो अब यहां से यहां यूज किया ना करंट ईयर में। अरे अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भूल गए क्या? वी डू अकाउंटिंग फॉर 1 ईयर, एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर कंसिडर करते हैं टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट फाइनेंशियल ईयर वेदर पेड और नॉट, ऑन इनकम रिलेटेड टू करंट फाइनेंशियल ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट, वही लेना होता है अपन को। तो जब हम करंट ईयर का इस ईयर का देखेंगे तो एक्सपेंस सिर्फ इसी ईयर का देखेंगे ना, पिछला साल का तो डेप्रिशिएट हो चुका है, राइट? तो मुझे बताओ नेक्स्ट ईयर जब आप M1 और M2 को डेप्रिशिएट करोगे तो कितने ड्यूरेशन के लिए डेप्रिशिएट करोगे? ये पूरा 12 मंथ्स होगा और ये पूरा 12 मंथ्स के लिए होगा। ये क्लियर है? कहां से देखा आपने? 1 जनवरी 23। इज इट क्लियर? 24 से, तो यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर या फिर परचेज डेट वाला में। लेकिन यहां पे हमने इस एसेट के लिए 1 जनवरी को नहीं देखा। क्यों? उसको तो खरीदा ही हमने यहां पे। तो यानी परचेज डेट और 1 जनवरी विच एवर इज क्या लेटर, जो बाद में डेट आ रहा है हम उसी से काउंट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना पहले साल तो परचेज डेट से ईयर एंड होगा और नेक्स्ट ईयर बिगनिंग ऑफ द ईयर से लेके ईयर एंड जब तक आप उसको यूज कर रहे हो। क्लियर है? क्योंकि आपके पास आपने बिजनेस में जितने ड्यूरेशन के लिए यूज किया है उतने ड्यूरेशन ही वो डेप्रिशिएट होगा ना, यानी उसका वैल्यू कम होगा। यहां तक क्लियर है? और एक एग्जांपल लेता हूं, बताना मुझे कितने ड्यूरेशन के लिए डेप्रिशिएट करोगे। फर्स्ट जनवरी 23, 31 दिसंबर 23, फिर और एक ईयर 1 जनवरी 24, 31 दिसंबर 24। ठीक है? आपने इस डेट में एक मशीन परचेज करी M1, देन अगेन फर्स्ट जून को आपने एक एसेट परचेज करा और उसका नाम दे दिया M2। ठीक है? देन इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट September 24, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट कैलेंडर ईयर 1 September 24 M1 को हमने वापस बेच दिया। ठीक है? देन फर्स्ट अक्टूबर को आपने और एक नई मशीन खरीदी जिसका नाम दिया M3। क्लियर है? समझ में आया डेटा? इस ईयर में हमने क्या किया? सिर्फ खरीदा। इस ईयर में खरीदा भी और बेचा भी, और पहले से भी था हमारे पास मशीन्स, राइट? तो मुझे ये बताओ फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन का डेट क्या होगा? इस दिन हम डेप्रिशिएट करेंगे। कौन सी मशीन को डेप्रिशिएट करोगे? दोनों ही होगा, क्योंकि आपने दोनों ही एसेट को बिजनेस में यूज किया है। तो यहां पे M1 और M2 दोनों ही डेप्रिशिएट होगा। कितना ड्यूरेशन के लिए? M1 पूरा 12 महीना यूज किया तो पूरे 12 महीने के लिए डेप्रिशिएट होगा। वेयर एज M2 कितने मंथ्स आपने यूज किया? क्लियर है? ये कोई दिक्कत? 7 मंथ्स के लिए हमने यूज किया। ठीक है? तो यानी M1 12 मंथ्स डेप्रिशिएट हो गया और M2 7 मंथ्स के लिए डेप्रिशिएट हो गया। अब यही दोनों एसेट क्या आप पिछले साल छोड़ दोगे क्या? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसीलिए एसेट्स का लेजर को हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंस CD निकलेगा, नेक्स्ट ईयर हम उसको क्या करेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे। इज इट क्लियर?
अब नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 24 को आपने ब्रॉट डाउन किया, देन अगेन 1 सितंबर 24 में आपने बेच दिया M1 को, इज इट क्लियर? फिर 1 अक्टूबर को M3 खरीदा, अब मुझे डेप्रिसिएशन करना है, कब करोगे? अब यहां डेप्रिसिएशन 2 डेट में होगा, जिस दिन बेच रहा है। जब आप बेचोगे तब आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बेचने से मेरा फायदा हुआ या लॉस हुआ। बिजनेस से जब आप एसेट बिक रही है तो हम कैलकुलेट करते हैं ना कि मुझे फायदा हुआ या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, राइट? एंड जो एसेट हम यूज कर रहे हैं कंटिन्यूअस, उसका डेप्रिसिएशन ईयर एंड में होगा। जो हम यूज कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन कब होगा? ईयर एंड में होगा। तो यानी 2 डेट में आप डेप्रिसिएशन होगा, एक तो सेल डेट में और एक ईयर एंड में, राइट? तो मुझे एक बात बताओ, सेल डेट पे कौन सी एसेट को डेप्रिशिएट करोगे? हमारे पास यहां पे कौन सी एसेट है? M1 M2 2 एसेट्स है, उसमें से एक एसेट यहां बेच रहे हैं, तो हम इस डेट में कैसे और कौन सी एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे? चलो कौन सी एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे? M1 ही करेंगे। क्यों? बिकॉज M1 जा रहा है, M2 तो हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, तो जब यूज कर रहे हैं तो ईयर एंड में डेप्रिशिएट होगा। तो यहां पे जब हम M1 को डेप्रिशिएट करेंगे, कितने मंथ्स के लिए करेंगे? कोई 9, कोई 10, 8 महीना। भाई जनवरी में ईयर स्टार्ट हुआ, उस पर्टिकुलर ईयर में आपने कितने ड्यूरेशन उस एसेट को यूज किया? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 1 सितंबर में तो सेल ही कर दिया, सितंबर में तो यूज ही नहीं किया, तो आपने कितने मंथ्स यूज किया? 8 मंथ्स। तो 8 मंथ क्या करना पड़ेगा? इसको डेप्रिशिएट करके ही तो बेचोगे। इज इट क्लियर? अब ईयर एंड में कौन सी एसेट डेप्रिशिएट करनी है? M2 एंड M3, राइट? M2 कितने ड्यूरेशन के लिए डेप्रिशिएट करोगे? पूरा 12 महीना। अरे यहीं फंसते हो, ठीक है? कितना कितना कैसे डेप्रिशिएट करना है। और M3 को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये फंडा क्लियर है या नहीं है? ये एकदम क्लियर है कि हाँ, 4 महीने क्योंकि हम लोग अक्टूबर पूरा यूज कर रहे हैं, नवंबर पूरा यूज करे, दिसंबर 3 महीना। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये समझ में आ रहा है कि कितना ड्यूरेशन के लिए डेप्रिशिएट करना है। इन शॉर्ट हमें बस क्या देखना है, उस पर्टिकुलर ईयर में आपने एसेट्स को कितने मंथ्स के लिए यूज किया। देखो डेज में भी होता है कैलकुलेशन, बट आपके लेवल पे डेज पे नहीं आएगा, ठीक है? डेज में कैलकुलेशंस नहीं देंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हम सच में से मुहूर्त देख के लेते हैं क्या? आज 1 की तारीख है, आज ही लेंगे? कभी भी ले लेते हैं, कभी 7 तारीख को खरीद लेते हैं, कभी 10 तारीख को खरीद लेंगे, कभी 12 तारीख को खरीद लोगे, राइट? कुछ भी डेट में परचेज करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में डेज के अकॉर्डिंग डेप्रिशिएट होता है, जितने नंबर ऑफ डेज आपने यूज किया उसके अकॉर्डिंग डेप्रिशिएट होता है। बट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू डेज का कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सिंस आप लोगों को कैलकुलेटर भी नहीं मिलता, इसीलिए आपके पास जितने भी फिगर्स होंगे वो मंथ्स में होंगे, ठीक है? हाँ 15 बोल सकता है तो मतलब आधा महीना काउंट करना उसको। इज इट क्लियर? तो जहां कैलकुलेटर है वहां पे फिर भी डेज पे कैलकुलेशन पॉसिबल है, दे हैव कैलकुलेटर, फटाफट मार लेंगे। लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो डेटा आपका मंथ्स में ही रहने वाला है। इज इट क्लियर? ये मंथ्स का कैलकुलेशन समझ में आएगा, फिर पहले ये समझना जरूरी था। ये क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताओ, चलो ऐसे चैप्टर गया भाड़ में तेल लेने, मैंने सपोज एक फोन परचेज किया, आईफोन 16 कब लॉन्च हुआ था? आईफोन 16 प्रो, बहुत बड़ा है वो, प्रो अल्ट्रा, अल्ट्रा मैक्स स्पेशल बनाया मेरे लिए, प्रो अल्ट्रा मैक्स खरीदा मैंने, ठीक है? सितंबर में लॉन्च हुआ, नया नया खरीदा, मजा भी आता है, दिखावा करना था, खरीद लिया जाके सितंबर में, ठीक है? और खरीदा भी कौन सा? 1 TB वाला, सीधा एकदम 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तो कम से कम होगा,
मैं 3 लाख एक इतना सत्तर। ऐसे पे जा हाँ नहीं खरीदा ही होगा ना, ये तो थोड़ा तो फील तो लेने दो, नहीं खरीदा तो क्या हुआ, माना गरीब आदमी, लेकिन ठीक है फील तो ले ले, हम 2 लाख का खरीदा है ना, 2 लाख मैं प्लीज आई ब्लैक में खरीदा, नहीं मिल रहा था, चाहिए था मेरे को, पैसा बहुत है, मुंह पे मारा, 2 लाख रुपए में लिया, 2 लाख रुपए में सितंबर में खरीदा, राइट, पिछला महीना ही है, कोई बात नहीं। अक्टूबर आते आते मन उब गया, बहुत पैसा है। बड़े अमीर है, पैसा बहुत है, सर पे है, टेंशन नहीं है, अडानी की तरह यहाँ है हमारे पास पैसे, माथे ही तो है कुछ करोड़ों, अरे करोड़ों लोग बैंक मांग रही है तो मांग रही है, लोन, इट्स लोन, हमारे पास भी है, बहुत है लोन। बट अब एक बात बताओ, सितंबर में खरीदा, अब मुझे अक्टूबर में सेल करना है, राइट, अक्टूबर में मैं इस फोन को सेल करना चाहता हूं, एंड आई हैव अ बायर हु इज रेडी टू बाय माय फोन फॉर ₹1,60,000। I have a buyer who is ready to buy my phone for 1,60,000। मैंने खरीदा कितने में, 2 लाख। बायर कितने में रेडी है, एक साल। लॉस फॉर मी ऑन द सेल ऑफ आईफोन, लॉस फॉर मी ऑन द सेल ऑफ आईफोन इज बिल्कुल गलत। डेप्रिसिएशन चार्ज 40,000 क्यों 40,000 का नुकसान, क्या मैंने उस फोन को 1 महीना यूज नहीं किया, क्या यूज किया होगा, लॉस में चलो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने यूज तो किया, इफ मैंने यूज किया तो वो डेप्रिशिएट तो हुआ होगा ना, 1 महीना तो मैंने भी यूज किया, तो 1 महीना का डेप्रिसिएशन चलो मानता हूं 10,000 रुपए, ठीक है, अज्यूमिंग 10,000 तो वो मैंने यूज ही कर लिया, 10,000 तक की वैल्यू का तो मैंने यूज ही कर लिया, इज इट क्लियर। तो प्रैक्टिकली ऑन द सेल डेट जब मेरे को कंपेयर करना है मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो देखो एक तरफ देखो सेल वैल्यू है, एक तरफ परचेज वैल्यू, ठीक है, वैल्यू फॉर मी ऑन द सेल डेट। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जब मैंने खरीदा तो कितने में खरीदा, 2 लाख, जब मैं बेच रहा हूं कितने में बेच रहा हूं, 1.6 लाख, राइट। जब मुझे निकालना है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो क्या मैं इसको कंपेयर करूंगा क्या, देखो कितना इलॉजिकल होगा कंपेयर करना। ये खरीदा कब था, सपोज 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 24, राइट। अब मैं बेच कब रहा हूं इसको, कल ही बेच दूं क्या, कल ही बेच दूंगा, 15 अक्टूबर 24, इस दिन मैं बेच रहा हूं। 1 सितंबर को जब मैंने फोन खरीदा उस दिन उसका वैल्यू ये था, और मैं बेच रहा हूं 15 अक्टूबर। डू यू थिंक कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ दिस डेट विद दिस डेट जस्टिफाइबल, कोई चीज का वैल्यू, अब तुम्हारी आज की हालत तुम्हारे बचपन से कंपेयर करें, तुम्हारे इनोसेंस से कंपेयर करें, तुम्हारे रिजल्ट से कंपेयर, जस्टिफाइबल है क्या, तुम उतने तारीफ के लायक हो, बिल्कुल भी नहीं ना। अच्छा भी नहीं लगता कि रिलेटिव है, बचपन में तो देखो कि गोलू मोलू इतना साड़ी थी, तो प्यार से बैठ जाता था, मान लेता था, और अभी ढंग डोल सब कुछ तुम लोग के अलग ही दुनिया में है ना, जस्टिफाइबल नहीं है ना। उन लोग आज से तुम्हें प्रीवियस तुम क्या थे उससे कंपेयर करोगे क्या, नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, तुम्हारा आज का वैल्यू पता करेंगे, यानी जिस दिन मैं बेच रहा हूं, जिस दिन मैं बेच रहा हूं, मुझे मेरे बुक्स में उस एसेट का वैल्यू कितना है वो पता होगा, तभी मैं सेल वैल्यू के साथ कंपेयर करूंगा, तो मुझे एक्चुअल प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। वरना तुम खुद सोचो, आपने क्या किया, एक फोन खरीदा 1 लाख रुपए में, ठीक है, 1 लाख रुपए में फोन खरीदा, आईफोन खरीदा, रगड़ रगड़ के यूज किया उसको, महंगे अमीर लोग है ना, एग्जांपल ही वैसे ही आते हैं, नोकिया आता ही नहीं है मुंह में, ओप्पो वीवो का एग्जांपल है, गरीबी झलकता है बोलने से, हाँ
S24 सैमसंग, और उसका वो कैटेगरी याद आ जाता है 15-20-25 हजार वाला। अब आईफोन गरीब फोन निकालता ही नहीं है ना, तो एग्जांपल लेने में मजा आता है, और तुम लोग सब अमीर, तो तुम लोग का वेटेज वाला एग्जांपल होना। चलो आईफोन पसंद नहीं है, तुम लोगों ने एक BMW खरीदा, थोड़ा तुम्हारे लेवल का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तुम्हारे पापा ने क्या किया, आज से 10 साल पहले एक BMW खरीदी, 50 लाख रुपए खर्चा किया, 10 साल रगड़ रगड़ के यूज किए हो तुम लोग, स्क्रैच लगा, सब कुछ लगा, कोई बात नहीं, सर्विसिंग होता गया, इंश्योरेंस क्लेम, बहुत कुछ हुआ, ठीक है, 10 साल तक रगड़ के यूज किया। अब आप बोलते हो आप सल्टाते हैं, इट्स टाइम फॉर सम एडवांस्ड वर्जन, ठीक है, रेंज रोवर लिया जाए, ठीक है, हो सकता है जैगवार तक भी पहुंच जाओ तुम लोग। अब 10 साल पहले यदि 50 लाख की गाड़ी ली है, तो टाइम के साथ साथ तो अब जैगवार तक ही पहुंचोगे। इमेजिनरी वर्ल्ड कितना अच्छा है, अच्छा लग रहा है सुन के, फील कर पा रहे हो, हाँ। चलो रतन टाटा जी का भलाई होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, 10 लाख 50 लाख में खरीदा, 10 साल यूज किया, आज आप उस BMW कार को 2 लाख रुपए में खरीदने को कोई रेडी है, 2 लाख रुपए में बायर है 10 साल यूज करने के बाद, तब क्या बैठोगे आप घर पे बैठ के, ओहो 50 लाख में खरीदा था, 2 लाख में बेच रहा हूं, 48 लाख का लॉस कर लिया, शिट, क्या जिंदगी है भगवान, ऐसा जिंदगी मत दिखाना। ऐसे करोगे, ऐसे कंपेयर करोगे क्या, 50 लाख कौन सी डेट का वैल्यू है, परचेज डेट, 2 लाख सेल वैल्यू कौन सा डेट है, आज का सेल डेट, 10 साल के बाद का, तो क्या कंपेरेबल है क्या। यानी हम कभी भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए परचेज डेट और सेल डेट को कंपेयर नहीं करते, नेवर एवर। तो फिर कौन सी वैल्यू को करते हो, डेप्रिशिएट होने के बाद, मतलब आपने यूज किया तो उसका वैल्यू तो कम हो ही रहा होगा, तो आपने जितने ड्यूरेशन यूज किया, उतने ड्यूरेशन जितना डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, यदि हम उसको कम कर दे, तो मुझे ऑन द सेल डेट वैल्यू पता चल जाएगा ना, या नहीं चलेगा। दोनों जन मिलके पता चल जाएगा ना। यानी मुझे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ माई एसेट ऑन दी सेल डेट, यानी इस दिन जब मैं बेच रहा हूं, इस डेट को जब मैं बेच रहा हूं, उस दिन मेरे बुक्स में उसका वैल्यू कितना है, और वो मैं कैसे निकालूंगा, यानी परचेज वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन टिल सेल डेट, है ना। तब जाके जिस दिन मैं बेच रहा हूं, उस दिन का मेरे लिए उस एसेट का क्या वैल्यू वो मिल जाएगा। हो सकता है 50 लाख का BMW खरीदा, हर साल डेप्रिशिएट करते 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 आज मेरे बुक्स में उस BMW कार का वैल्यू है 80,000, मेरे बुक्स में उस कार का वैल्यू है 80,000 आफ्टर कंटिन्यूअस एवरी ईयर डेप्रिशिएट करने के बाद, राइट, 80,000, और मैं बेच कितने में रहा हूं, यानी मेरे नजर में उसका वैल्यू कितना, 80,000, बिक कितने में रहा है, फायदा हुआ या नहीं हुआ, तब फायदा हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है ये चीज। तो जब भी आप कोई भी एसेट को सेल करते हो, यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अब ये प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स निकलेगा कैसे, एक मुझे पता होना चाहिए सेल वैल्यू कितने में हम बेच रहे हैं, लेकिन उस सेल वैल्यू को आप कंपेयर किसके साथ करोगे, आफ्टर डेप्रिसिएशन टिल द सेल डेट, उस एसेट का वैल्यू कितना है, उसी टर्म को हम बोलते हैं, ये जो करके वैल्यू आएगा ना, ये जो करने के बाद वैल्यू आता है, इस टर्म को हम क्या बोल, मैंने क्या बोला, मेरे बुक्स में इसका आज इतना वैल्यू है, मैंने यही बोला ना, ऑन द सेल डेट वैल्यू ऑफ एसेट इन माय बुक्स, इसी टर्म को हम बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। यानी बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसेट की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, देन इट इज नोन एज बुक वैल्यू। आपने कोई एक महंगी सी ड्रेस परचेज करी, ठीक है,
इट माइट बी कोई भी वैल्यू पकड़ लो यार, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, जितना तुम्हारा जैसे लेवल का तुम लोग खरीदते हो, 50,000 मनीष मल्होत्रा है तो 2 लाख 5 लाख जो भी ड्रेस है, ठीक है। आपका एक एस्टिमेशन था, आपने एक साल दो तीन फंक्शन ज्यादा ही बोल दिया, चलो फिर भी 2-3 फंक्शन में पहन लिया आपने, ठीक है। अब मन भर गया, नेक्स्ट थोड़ी ना पहना जाएगा। नेक्स्ट ईयर जब आप उस ड्रेस को सेल आउट कर रहे हो, ऐसे किसी को भी सेल आउट कर रहे हो, तो एक बात बताओ, जितने में खरीदा उस प्राइस को दिमाग में लेके चलते हो क्या? या आप ये भी देखते हो यार इतना तो मैंने 2-3 फंक्शन तो निकाल ही दिया, थोड़ा बहुत दाग भी लग गया है, यहाँ से थोड़ा सा फट भी गया है, ठीक है यार 5,000 में भी सल्टे तो ठीक है। अब आपके मन में आता है ना 5,000 में भी सल्टे तो ठीक है, बिक जाए तो ठीक है। लेकिन अचानक से भगवान का एक बंदा आता है, दीदी दीदी मेरे को दे दो, मैं आपको 8,000 रुपए दूंगी, अभी ले जा, लेके जा इस एसेट को, मेरी ड्रेस को। यानी आपके नजर में उसकी वैल्यू कितनी थी ऑन द सेल डेट? 5,000, और बेच कितने में रहे हो? क्या हो गया? 3,000 का फायदा हो गया, राइट। लेकिन सोचो आपके नजर में ऐसा, यार मैं किसी को तो 5,000 में तो बिकी जाएगी मेरी ड्रेस, 25,000 रुपए में खरीदी है, आज भी यार इसमें चमक है, मैंने 3-4 पार्टी पहन लिया तो क्या हुआ, थोड़े फोटोज अपलोड कर दिए तो क्या हुआ, बट स्टिल 5,000 में तो बिकी जाएगा। अब कुछ लोग आए, मेरे को बेच दो, कितना दोगे? 3,000 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दे, बेचना है तो देखो वरना आप रखो अपने पास। एंड यू वर लाइक कि यार वार्डरोब खाली करना है वरना नया तो ला नहीं पाएंगे, जब तक ये नहीं जाएगा तब तक नया लाने का परमिशन भी नहीं आएगा पीछे से, तो इसको तो हटाना है। तो आपने कहा चलो बेच दिया। अब एक बात बताओ, आपके नजर में ऑन द सेल डेट वैल्यू कितना था? 5,000, बेच कितने में रहे? क्या हो गया आपको? नुकसान हो गया 2,000 रुपए का। इसी तरीके से बिजनेस में हम प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? किसको किससे कंपेयर करके करते हैं प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट? यस, सेल वैल्यू एंड बुक वैल्यू को कंपेयर करके भी कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? प्रॉफिट इज इनकम, प्रॉफिट इज इनकम, लॉस इज एक्सपेंस। अब चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, कहीं ना कहीं while calculating my net profit of a business I will consider that प्रॉफिट भी हुआ है तो मुझे मेरे टोटल इनकम में उसको ऐड करना पड़ेगा, इफ लॉस भी हुआ है तो टोटल इनकम से माइनस करना पड़ेगा ना, तभी जाके मुझे मेरे बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलेगा। यहां तक क्लियर है या नहीं है? ठीक है। तो एक बात बताओ, ये समझ में आया, ये ओवरव्यू समझ में आया ना, कि कभी भी ऑन द सेल डेट वी नेवर कंपेयर परचेज वैल्यू विद द सेल वैल्यू, वी विल ऑलवेज कंपेयर सेल वैल्यू विद बुक वैल्यू। एंड हाउ वी कैलकुलेट बुक वैल्यू? परचेज वैल्यू से जितना मंथ्स या जितना ड्यूरेशन आपने यूज किया उतना ड्यूरेशन का हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो वी विल हैव द बुक वैल्यू। ये क्लियर है? तो एक बात बताओ, अब जर्नल तुम लोग ही समझाओ फिर। अब यहां पे मेरा क्या था? परचेज वैल्यू 2 लाख का फोन था, डेप्रिसिएशन कितना? 10,000 पकड़ा था ना, 10K, तो बुक वैल्यू कितना आया? 190, 1,90,000, राइट। अब सच में हम बेच रहे हैं तो मुझे सेल एंट्री बताओ, सेल ऑफ एसेट, यहां लॉस में बेच रहे हैं ना अपन, नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है? कितना का नुकसान हो रहा है? 30,000 का। अरे 1,60 में बेच रहे हैं और जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन बुक वैल्यू कितनी है? 190, तो मेरे लिए नुकसान कितना हुआ? 30,000 का। वाई नॉट 40,000? बिकॉज 10,000 का तो मैंने यूज ही किया है, तो वो नुकसान कैसा जब आपने यूज ही कर लिया, नो लॉस। क्लियर है ये चीज? तो जब आप एसेट बेचोगे आपके पास पैसा आएगा, जिसको भी आप बेचोगे उससे पैसा आएगा ना, राइट। पैसा आएगा यानी कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। कैश और बैंक इज एन एसेट, तो बढ़ने से क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन?
तो जब हम बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपए आएगा? 1,60,000 सेल वैल्यू, जितने में बेचा वही तो आएगा। तो यानी हमारे पास क्या आएगा? सेल वैल्यू। हमारे बिजनेस से एसेट चली जाएगी, तो जब जब बिजनेस से एसेट जाती है, डेबिट करना है या क्रेडिट? क्रेडिट, एसेट कम हो रहा है, अरे यहीं पे तो आपने बताया था मुझे, क्रेडिट करते हैं। तो एसेट जब खरीदा था तब आपने एंट्री किया था परचेज एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेबिट किया था। अब एसेट जा रही है तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। एसेट तो जा रही है टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ठीक है, किस वैल्यू से? ओरिजिनल वैल्यू, तो जब खरीदा था तब की वैल्यू से। अरे अभी तो बताया, सेल वैल्यू को किससे कंपेयर करते हैं? बुक वैल्यू। अरे बाबा, सपोज आपने एक कोई लैंड परचेज करी हो 10 लाख रुपीज में, आज से 10-20 साल पहले। आज जब लैंड तुम 1 करोड़ में बेचोगी तो तुम्हारा क्या होगा? किससे कंपैरिजन करोगे? बुक वैल्यू से करोगे ना कंपैरिजन, तुम्हारे बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी है। सिमिलरली हमारे पास अभी जो एसेट जाएगी हमारे बुक्स में, वो किस वैल्यू पे आ रही होगी? बुक वैल्यू में तो आ रही होगी। तो बुक वैल्यू से एसेट चली जाएगी, और एज पर अवर एग्जाम्पल सेल वैल्यू कितना था? 1,60,000, और बुक वैल्यू कितना? 1,90,000। क्या जर्नल एंट्री मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सेल डेट में कौन सा डेप्रिसिएशन? अब तो हो गया ना सेल डेट तक का। तो क्या हुआ इसमें? डिफरेंस क्या है? लॉस। डिफरेंस क्या है? लॉस ऑन सेल, राइट। अब या तो आप लॉस ऑन सेल बोल के एक नया अकाउंट ओपन कर लो। अल्टीमेटली ये लॉस इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट, कैरी फॉरवर्ड तो होगा नहीं, क्लोज करना पड़ेगा। सारी इनकम्स और एक्सपेंसेस किससे क्लोज होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अल्टीमेटली हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, जहां पे हम सारे इनकम्स में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो आप चाहो तो यहां पे क्या कर सकते हो? डायरेक्ट लॉस ऑन सेल नहीं लिख के क्या लिखोगे? यहां क्या आएगा? लॉस वैल्यू। $30,000। समझ में आया? बीइंग एसेट सोल्ड। इस एंट्री में डाउट? भैया डेप्रिसिएशन का कोई एंट्री तो होगा होगा प्रीवियसली, हाँ, उसका एंट्री नहीं हुआ। वो तो वही होगा, हर साल ही हो रहा होगा। जितना समय आपने यूज किया, एवरी ईयर एंड या फिर सेल डेट। आप लोगों से कुछ सेल डेट, ईयर एंड का डेट अलग है, हाँ, हम कोई रैंडमली कोई भी सेल ये लो, यही तो है रैंडमली। फिर उसका जर्नल एंट्री सेम डे पे होगा ना, हाँ, पहले डेप्रिसिएशन का एंट्री होगा, उसके बाद ये वाला इतना ड्यूरेशन का पहले डेप्रिसिएशन होगा, फिर एक्चुअल बुक वैल्यू पता चलेगा, फिर उसको हम सेल वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तब प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। कल को आपने एसेट प्रॉफिट में बेचा होता तो एंट्री क्या होता? सेल ऑफ एसेट फॉर प्रॉफिट। तो बताओ मुझे, क्या जर्नल एंट्री होता आपका? पैसा तो आएगा बेच रहे तो, बैंक अकाउंट डेबिट विथ सेल वैल्यू, देन फिक्स्ड एसेट जा रहा है मेरा किस वैल्यू से? बुक वैल्यू। एंड डिफरेंस प्रॉफिट है वो कहां चला जाएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
हम सुन लिया। भैया कितना अमाउंट से डेप्रिशिएट होगा वो तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा, जैसे 5%। हाँ, अब कितना अमाउंट से डेप्रिशिएट होगा, गुड क्वेश्चन। बट यहां तक क्लियर है, यहां तक कंसेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है। अब देखो, सारी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने, ठीक है। कर देगा, मैं शेयर कर देगा पीडीएफ, तुम लोग लिखते रहना घर पे आराम से, ऐसे ही वेल ले हो, ठीक है। अब समझो डेप्रिसिएशन, अब ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करें या फिर कैसे किया होगा। एक चीज समझो, डेप्रिसिएशन क्या चीज होता है, जो हम यूज करते हैं वो डेप्रिशिएट होता है। यानी जो एसेट आप यूज कर रहे हो, जितना वैल्यू का आप यूज कर रहे हो, वो डेप्रिशिएट होता है। सपोज आपने एक मशीन परचेज किया 1 लाख का, आपने एक मशीन खरीदा है 1 लाख रुपए का, एंड यू आर अज्यूमिंग दैट यू विल यूज दैट मशीनरी फॉर 10 years। लाइफ ऑफ दैट मशीन इज 10 years। आप 10 साल तक उसको बिजनेस में यूज करोगे। ऑन 1st of April, assuming फाइनेंशियल ईयर 1st of April आपने एक मशीन खरीदा 1 लाख रुपए में, एंड आपको क्या लगता है कितने साल तक यूज करोगे? 10 साल तक आप उसको यूज करोगे। एंड 10 साल के एंड में उस मशीन का लोहे का कुछ तो भाव होगा। भंगार वाले को जो बेचती हो तुम लोग, राइट, पता ना, भंगार वाला, रद्दी वाला, उसको बेचोगे, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। भाई मशीन है, ये निकाल ले रहे, जल्दी दे दे उसको। कीड़ा है इसका पूरा एकदम ना, सब कुछ मार दिया है ये। हाँ, तो क्या कहा था मैं? भंगार वाले के पास था। तो 10 साल यूज करने के बाद मशीन लोहे के भाव में कुछ तो मिलेगा आपको, समथिंग यू विल गेट फ्रॉम दैट। वो जो भंगार वाले से, सपोज अज्यूमिंग 1 लाख का मशीन है, लोहे का मतलब भारी मशीन है, 10,000 रुपए तो मुझे वही मिल जाएगा भंगार वाले से, 10,000 रुपए मुझे भंगार वाले से मिल जाएगा। तो एक बात बताओ, अब मैं 1 लाख की मशीन 10 साल तक यूज करूंगा और 10 साल के बाद मुझे 10,000 रुपए भंगार वाले से मिल जाएगा। हर साल मेरा मशीन कितने से डेप्रिशिएट हो रहा होगा? 1 लाख का मशीन मैं 10 साल तक यूज करूंगा, लाइफ है 10 years, और 10 साल के बाद मुझे 10,000 रुपए मिल ही जाएंगे। तो मेरा डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या है, मतलब कौन सी वैल्यू को मुझे डेप्रिशिएट करना है? जो वैल्यू मैं यूज कर रहा हूं, जो मैं यूज कर रहा हूं वही डेप्रिशिएट होगा। तो एक सोचो, आज 1 लाख रुपए खर्चा किया मैंने, 10 साल के बाद 10,000 रुपए तो मुझे भंगार वाला ही दे देगा। यानी जो पैसा वापस मेरे पास आना ही है, क्या वो डेप्रिशिएट होगा? क्या गांधी जी डेप्रिशिएट होते हैं क्या? नोट पे जीतने हैं उतना ही है ना। आज 1 लाख का खर्चा किया मैंने, 10,000 तो मेरे पास आना ही है। क्या मैं उस वैल्यू को यूज कर रहा हूँ? क्या यूज करने के बाद भी मुझे तो वो पैसा मिलना ही है ना। यानी जो पैसा तुमको मिलना ही है वो डेप्रिशिएट नहीं होता। इज इट क्लियर? यानी हम बची हुई वैल्यू ऑफ एसेट को यूज करेंगे ओवर द 10 years। कितना वैल्यू बच गया? 90,000। 10 साल तक यूज करेंगे। आज 1 लाख खर्चा किया, 10 साल के बाद भंगार वाले का रेट भी मेरे को कम से कम 10,000 तो मिल ही जाएगा। इज इट क्लियर? तो यानी ओवर द 10 years जो मुझे नहीं मिलने वाला पैसा रिटर्न में, दैट इज 90,000। वो रिटर्न में मिल तो रहा है बट एज अ बेनिफिट, उसको मैं यूज कर रहा हूं। तो 90,000 मुझे डेप्रिशिएट करना है ओवर द 10 years पीरियड। तो हर साल मुझे कितना डेप्रिशिएट करना चाहिए? एकदम लॉजिकल है। किसी ने तो बोला आंसर, बाकी लोग भी, इतना कुछ नहीं है इसके अंदर। एक मशीन 1 लाख में खरीदा, 10 साल के बाद मुझे 10,000 तो उसका मिल ही जाएगा, राइट। तो प्रैक्टिकली मेरे लिए नेट आउटफ्लो कितना है? 90,000। आज 1 लाख गया, लेकिन 10 साल के बाद तो 10,000 तो मिलेगा कम से कम, तो 90,000 का आउटफ्लो है। तो 90,000 का मुझे डेप्रिसिएशन करना है। 90,000 को मैं कितने साल तक यूज करूंगा? 10 साल। तो हर साल कितना वैल्यू कम होगा? 9,000। 90,000 डिवाइडेड बाई 10, तो एवरी ईयर 9,000 9,000 9,000 डेप्रिशिएट करूंगा, तभी तो जाके 10th ईयर में क्या होगा?
पूरा का पूरा डेप्रिशिएट हो जाएगा ना। समझ में आया ये? हाँ भैया मान लो जैसे हम ये वो मशीन वाला हमको ठीक है। पता कि मेरे को 10 साल बाद क्या वैल्यू मिल सकता है, एक तो ये सिचुएशन। दूसरा, जितना हम अज्यूम किया उतना हमको नहीं मिला, वो बात का बात है, नहीं मिला तो फिर वो प्रॉफिट लॉस आएगा। एंड इट्स अ कंसेप्ट, इट्स अ कंसेप्ट। जब आप हायर लेवल में एक्चुअल में डेप्रिसिएशन को डील करता है AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS10 वहां पे क्या करते हैं, ये जो कॉस्ट होती है स्क्रैप वैल्यू या फिर समटाइम्स वी से डिसमेंटलिंग कॉस्ट। सपोज आपने आज एक शेड बनाया, एक कोई फैक्ट्री में जगह बनाई जहां पे मशीन इंस्टॉल करवाई, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए, रूम चाहिए, आपने उसको कंस्ट्रक्ट करवाया, वहां पे मशीन इंस्टॉल कर दिया, राइट। अब जब जिस दिन मशीन की लाइफ खत्म होगी, वो जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट वाला रूम है वो भी कोई काम का नहीं है, उसको अगेन तुड़वाना पड़ेगा। तो बनाने में खर्चा लगता है तो तोड़ने में भी एक्सपेंस लगता है, राइट। तो उस तोड़ने के खर्चे को अपन बोलते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। वो खर्चा भी आज फ्यूचर में जो लगने वाला है मेरा, उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके हम आज ही एसेट की कॉस्ट में उसको ऐड कर देते हैं, राइट। प्लस ये जो स्क्रैप वैल्यू है ये भी हम आज ही कंसीडर कर लेते हैं। ओवर द पीरियड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारा एस्टिमेशन बदलता रहता है। जैसे कि आपने एक फोन खरीदा, आपने सोचा पापा मैं पक्का 3 साल तक आपसे नहीं मांगूंगा, 2 साल तक तो नहीं मांगूंगा, ऐसे करते हैं ना। नया लेने के लिए तो ऐसा बोला जाता है, प्रॉमिस किया जाता है, इस बार आप अच्छा दिला दो, नया दिला दो, नेक्स्ट 3 to 4 ईयर हमको फोन नहीं चाहिए। अभी जब तक बीकॉम पास नहीं हुआ, 12th पास नहीं, 10th में सपोज रिजल्ट आया, अभी दिला दो, 12th तक मेरे को नहीं चाहिए, 12th में अच्छा रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे। 2 साल का आपने वादा किया, प्रॉमिस किया, यानी लाइफ ऑफ द फोन 2 साल है। लेकिन 2 महीना 3 महीना यूज करने के बाद आपने जो फोन की धज्जियां उड़ाई है, गिर के स्क्रीन टूट गई, पीछे का टूट गया, सब कुछ वैसा हो गया, राइट। नाउ योर एस्टिमेशन चेंज्ड, नेक्स्ट बर्थडे एस्टिमेशन चेंज्ड, बर्थडे से ज्यादा तो नहीं खींच सकती इस फोन, नया तो लेना पड़ेगा। यानी आपने सोचा था 2 साल यूज करोगे, बट विथ आफ्टर 3 मंथ्स आपका एस्टिमेशन चेंज हो गया ना, तो आपका डेप्रिसिएशन भी चेंज हो जाता है। These are all concepts, ठीक है, these are all part of the concept, बट आप हायर लेवल में सीखते हो AS10 में। डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो मैंने बोला कि तुड़वाने में जो खर्चा लगेगा, एस्टिमेशन है, इट्स एन एजम्पशन। आपको लगता है कि आज से 5 साल या 10 साल के बाद फिर से आप इसको तुड़वाओगे तो एक एक्स वैल्यू का खर्चा आएगा, इट्स योर एजम्पशन। हो सकता है उस टाइम लेबर महंगा हो गया, एवरीथिंग इज एट पिक, तो पैसा और ज्यादा लगेगा ना। तब आपको क्या करना पड़ता है, री एस्टिमेट करके, जिस साल आपको ये इंट्यूशन आता है उस साल अगेन आप वैल्यू को चेंज कर देते हैं, एंड फिर डेप्रिसिएशन का वैल्यू भी बदल जाता है। दिस इज अ हायर लेवल कंसेप्ट, आपके लेवल तक वो सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपने को नॉर्मली एक ही फंडा रहेगा। हाँ सपोज एक मशीनरी का लाइफ है 10 साल, उसका परचेज वैल्यू 1 लाख, ये लोग अज्यूम करें कि 10 साल बाद 10,000 मिलेगा, तो हाँ, फिर चलता है अकाउंटिंग हम लोग का चल रहा है 10 साल। हाँ, लेकिन हम लोग का 5 साल वाली वो मशीन खराब, हमको उसको बेचना है, हाँ, तो हम जो 90,000 का अकाउंटिंग किया था तो अकाउंटिंग पूरा ही गलत हो गया। नहीं गलत नहीं हुआ, आप 90,000 के अकॉर्डिंग आपने 5 साल डेप्रिशिएट कर दिया, कितना 45,000 डेप्रिशिएट कर दिया होगा, है ना। अब उस आपके बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी है, 55,000। आज तो स्क्रैप वाला रेट मिलना है, जितना भी मिले, वॉट एवर वैल्यू यू अचीव, द डिफरेंस इज ट्रीटेड एज लॉस फॉर यू। गलत कुछ नहीं है अकाउंटिंग, वो मेरा लॉस हो गया। अरे देखो, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, लॉस इज ऑल्सो एन एक्सपेंस ना। डेप्रिसिएशन से क्या होगा, तुम्हारा प्रॉफिट कम होगा तो गवर्नमेंट को कम टैक्स देना है, लॉस से क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा। लेकिन उसको तो हमको 1 लाख से कैलकुलेट करना चाहिए था। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि आपको आगे चल के पता चलता है कि आपको स्क्रैप वैल्यू कुछ मिलना ही नहीं है, तो जिस ईयर हमें पता चलता है उस ईयर हम रिवाइज्ड वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। यानी 5th ईयर में आप फिर 55,000 को 5 साल का लाइफ और मान के डेप्रिशिएट करोगे, यानी अब आपका डेप्रिसिएशन 9,000 नहीं होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। हाँ, वैल्यू चेंज होगा, डेप्रिसिएशन का वैल्यू चेंज होगा। इसलिए बोला ये सब हायर लेवल के कंसेप्ट है, बट यहां तक समझ में आया। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि यदि कोई एसेट आपने खरीदा है, कोई एसेट आपने खरीदा है और उसका लाइफ आपको पता है, लेकिन लाइफ के साथ साथ यदि मुझे भंगार वाले का रेट भी पता है, अब इस भंगार वाले की रेट को, टर्म को हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। भंगार वाले, रद्दी वाले को जो देते हो दैट इज स्क्रैप कर रहे हो, तो स्क्रैप वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता, स्क्रैप वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होगा। इज इट क्लियर? कंडीशन क्या है,
मेरे को पहले तो परचेज वैल्यू पता होना पड़ेगा, फिर लाइफ ऑफ द एसेट पता होना पड़ेगा, इज इट क्लियर, एंड स्क्रैप वैल्यू पता है। सपोज एसेट खरीदा 1 लाख, लाइफ है 10 years, टेल मी हर साल कितना डेप्रिसिएशन होगा मेरा। एसेट खरीदा 1 लाख में, लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 years, तो एवरी ईयर कितना डेप्रिसिएशन होगा? 10,000। इतना क्या सोच रहे हो, मैंने स्क्रैप वैल्यू बोला क्या? बोला ही नहीं, दैट मीन स्क्रैप वैल्यू इज 0। ठीक है, तो यानी पूरा 1 लाख ही हम यूज करने वाले, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, एवरी ईयर कितना डेप्रिशिएट करोगे? 10,000, राइट। सपोज मैं आपको ऐसे बोल दूं, मैंने एसेट बाई किया 1 लाख में, लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 years and the scrap value is 20,000. What will be my depreciation amount every year? 8,000। 1 लाख में खरीदा, 20,000 तो स्क्रैप वैल्यू मिलना ही है, तो उसको डेप्रिशिएट नहीं करना, तो यूज कितना करेंगे हम? 80,000 की मशीन, कितने साल तक? 10 साल तक, तो एवरी ईयर कितना डेप्रिशिएट होगा? 8,000 रुपए। पहले साल 8,000, नेक्स्ट ईयर 8,000, नेक्स्ट ईयर 8,000, ऐसे करते करते हर साल 8,000 होगा ना, राइट। थोड़ा सा चेंज करता हूं। सपोज ऐसा हो गया, वाह वाह, बहुत सारे केसेस बनते हैं। आपने फाइनेंशियल ईयर है, आपने एसेट परचेज किया 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए का। आपने एसेट परचेज किया 1 अक्टूबर 1 लाख रुपए का। स्क्रैप वैल्यू 10,000, स्क्रैप वैल्यू 10,000, लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 year। समझ में आया? परचेज डेट क्या है? 1 अक्टूबर, वैल्यू 1 लाख, लाइफ 10 साल, स्क्रैप वैल्यू 10,000। टेल मी डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। टेल मी डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। 10,000 रुपए आपको 10 साल के बाद? हाँ, स्क्रैप वैल्यू। हाँ, बाकी लोग 3,000, 9,000, ठीक है, ट्राई हिट एंड ट्राई। अरे लॉजिकली समझो बाबा, क्या करते हो, ऐसे क्यों करते हो? एक अक्टूबर, यहाँ पे एक M1 परचेज किया आपने 1 लाख रुपीस का, इसका लाइफ कितना है? स्क्रैप वैल्यू 10,000। तो मैंने पूछा आपसे डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1। ईयर 1 का डेप्रिसिएशन कौन सी डेट में होगा? क्यों भाई? जब मेरा ईयर ही फाइनेंशियल ईयर है, वाई 31 दिसंबर? मेरा पहला साल जिस दिन मैंने मशीन खरीदा तो यही एंड हो जाएगा ना, फिर मैं तो नेक्स्ट ईयर में चला जाऊंगा। तो मेरा डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा इस डेट में? रेट भी दे देंगे, ठीक है ना, बात तो है कि रेट लो, ये लो। हाँ, बाकी लोग ऐसे थोड़ी ना होता है बाबा। हाँ हाँ, राइट। स्क्रैप वैल्यू पे तो डेप्रिसिएशन करना नहीं अपने को। बोलो बोलो बोलो। हाँ, वो एक सर्टेन मेथड के अंदर, दूसरे वाले मेथड में नहीं। नहीं नहीं नहीं, ए बाकी लोग, उन लोग बोला था 4,500। अरे एक चीज समझो, आपका 1 लाख का एसेट है, 10,000 रुपए तो आपको मिलना ही है, तो दिस इज योर डेप्रिशिएबल वैल्यू। 90,000 को डेप्रिशिएट करना है 10 साल के लिए, तो डिवाइडेड बाय 10, तो हर साल कितना डेप्रिशिएट करना होगा? हर साल का मतलब क्या होता है? 12 महीना का डेप्रिसिएशन है 9,000। फर्स्ट ईयर में क्या हमने 12 महीना यूज किया? क्या 6 महीना यूज किया, तो इंटू 6/12, तो मेरा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा?
4,500। और सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर 9,000। पूरा पूरा साल यूज कर रहे हो तो पूरा पूरा साल। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? हाँ नहीं, एक चीज समझो, ये था लाइफ, यही कंसेप्ट बोलूंगा, बस परसेंटेज लूंगा। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा सा समझेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।